तो इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि अगर एक रेक्टेंगुलर लूप को, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें कितना टॉर्क क्रिएट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और एक रेक्टेंगुलर लूप को हम प्लेस करेंगे यहां पर कुछ ऐसा। ये रेक्टेंगुलर लूप थोड़ा मुड़ा हुआ है, जैसे इसके 4 वर्टिसीज लिख लेते हैं। ये है पॉइंट ए, बी, सी और पॉइंट डी। और मैग्नेटिक फील्ड इस स्पेस में यह है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और करंट जो फ्लो कर रहा है इस रेक्टेंगुलर लूप से वो कुछ इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। यहां ए से बी होते हुए, बी से सी होते हुए, सी से डी से ए। तो आप ये पाएंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये एक सर्टेन एक्सिस में ये रोटेट करेगा और ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो 4 आर्म्स ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 आर्म्स में इस रेक्टेंगुलर लूप के अप्लाई होगा मैग्नेटिक फोर्स। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है। हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है करंट के डायरेक्शन में। प्रैक्टिकली तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, पर हम ये मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो करे किसी रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, और अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे, तो उस पे अप्लाई होता है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। उसके कारण ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये रोटेट करेगा। हमने बात किया जैसे कि ये होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों होगा और ये कैसे रोटेट करेगा और उसका जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा। इस पे जो टॉर्क अप्लाई होगा उस टॉर्क का इक्वेशन। तो 4 आर्म पे लगेंगे 4 फोर्सेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे ए बी आर्म पे किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हम इसी फिगर को ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, मानो हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। अगर हम यहां से इस पूरे फिगर को देखें तो हमें यह फिगर कैसा दिखेगा। यहां ध्यान से देखिए, यह थोड़ा मुड़ा हुआ है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक सर्टेन एंगल बना रहा है। तो हम अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऊपर से देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एडी आर्म है ये आर्म हमें ऊपर से दिखेगा और ये आर्म हमें कैसा दिखेगा? ये आर्म हमें कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा मुड़ा हुआ। और इसके नीचे होगा बीसी आर्म और एडी आर्म यहां इस पॉइंट से स्क्रीन से डायरेक्टली अंदर की तरफ होगा और डीसी आर्म स्क्रीन से डायरेक्टली अंदर की तरफ होगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट डी। तो अगर हम इस लूप के सरफेस की बात करें तो ये हो गया उसका सरफेस, ये जो फेस है जो कि सरफेस ए बी सी डी है। तो इस सरफेस का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो हमें पता है कि एक सरफेस का डायरेक्शन होता है उस सरफेस पे नॉर्मल। तो हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि यहां से जो इसका डायरेक्शन होगा इस सरफेस का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। हमने नाम दिया इसे यूनिट वेक्टर एन कैप। तो एन कैप हो गया ए बी सी डी सरफेस का डायरेक्शन। तो इस फिगर में हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसा, ये है एन कैप। और हमने ये भी माना कि इस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। तो हमारा टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा वो इस थीटा पे डिपेंडेंट होगा। चलिए आगे देखेंगे वो। तो अगर ये एंगल थीटा होगा और जैसे कि हमें पता है ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं ये एंगल अगर ये अल्फा हुआ
तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चलिए देख लेते हैं ए बी आर्म पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए, अगर ए बी आर्म में एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया ये एक पॉइंट, तो यहां पर देखिए जो आई एल वेक्टर होगा अर्थात करंट इनटू इस आर्म का जो लेंथ है, इसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो में हमने इस पे काफी चर्चा किया है। चलिए उस वीडियो को मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आप रिवाइज कर ले। मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप उसे रिवाइज कर ले, क्योंकि उस वीडियो में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसी को हम आगे यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो आई एल वेक्टर होगा अर्थात करंट इनटू लेंथ, ये एज वेक्टर हम जो इसे ट्रीट करेंगे, वो जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अर्थात वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में होगा और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और हमें पता है जो फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग वायर पे अप्लाई होता है, स्ट्रेट कंडक्टर पे अप्लाई होता है, हम कह सकते हैं वो फोर्स होता है करंट इनटू लेंथ, इसे वेक्टर की तरह हम ट्रीट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर कुछ चीजें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, वो ये कि अगर ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ है L, और इसका जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है B, स्मॉल लेटर B, और कैपिटल लेटर B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो पॉइंट B है इसे हम आगे यूज नहीं करेंगे, सो इस B के साथ इस B का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट है सिर्फ, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर इस ए बी आर्म पे जो फोर्स अप्लाई होगा, चलिए उस फोर्स को नाम दे देते हैं। वो फोर्स होगा, लेट अस से वो फोर्स होगा F1। तो ये F1 ये बराबर होगा I इंटू इसका जो लेंथ है L, सो I इंटू L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B। तो इससे पहले हमने देखा कि ये जो I L वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इस आर्म में, ए बी आर्म में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा अलोंग जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। सो ये होगा फोर्स F1 का डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हम पता कर सकते हैं। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि F1 इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये बराबर होगा I इंटू L इंटू B इंटू साइन ऑफ द एंगल, लेट अस से द एंगल इज बीटा। तो ये बीटा कौन सा एंगल होगा? ये होगा IL और B, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। कुछ देर पहले हमने ये देखा था कि वो एंगल 90 डिग्री का होगा। सो अगर ये बीटा 90 डिग्री का हुआ तो साइन ऑफ बीटा हो जाएगा 1। सो इसे हम इरेज कर सकते हैं। सो फोर्स F1 इसका मैग्नीट्यूड होगा IL इंटू B। सो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर आप CD आर्म को देखें जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है C से लेके D तक, उस आर्म में जो फोर्स अप्लाई होगा वो, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देख ले कि वो होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस और इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन। यहां भी आप पाएंगे कि ये जो IL वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन ये, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका डायरेक्शन ये, अब IL वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? Y एक्सिस के डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? वो है X एक्सिस के डायरेक्शन में। तो जब IL क्रॉस B हम पता करेंगे या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि उसका डायरेक्शन होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया, ये है F3। तो CD आर्म पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा वो है F3। तो इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जो F3 है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
वो भी होगा ILB, सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा F1 के डायरेक्शन से। तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों फोर्सेस को इस फिगर में ड्रॉ कर लेते हैं। जो AB आर्म है वो इस पॉइंट से स्क्रीन में परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली अंदर की तरफ है, तो हम कहेंगे ये हो गया उस फोर्स का डायरेक्शन F1। और इस पॉइंट में जहां से कि ये DC आर्म अंदर की तरफ है स्क्रीन में, उस पॉइंट में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F3, उस F3 का डायरेक्शन होगा इधर। ये हो गया F3 का डायरेक्शन। देखिए F1 और F3 के कारण एक टॉर्क क्रिएट होगा जो कि इस पूरे लूप पे अप्लाई होगा। दो फोर्सेस और भी हैं जो कि BC आर्म में लगेगा और AD आर्म में लगेगा। चलिए देख लेते हैं वो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। अब अगर आप BC आर्म को देखें, जहां पर कि करंट का डायरेक्शन है ये, अर्थात आइडियल वेक्टर का भी डायरेक्शन वही B से लेके C के तरफ, तो यहां पर इस फिगर में जहां पॉइंट A है इसी के ठीक नीचे पॉइंट B होगा और जहां पॉइंट D है उसी के ठीक नीचे पॉइंट C होगा। तो आइडियल वेक्टर B से लेके C तक, तो ऊपर से देखेंगे तो A से लेके D तक होगा। हम BC आर्म की बात कर रहे हैं, AD आर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आइडियल वेक्टर B से लेके C तक, तो ऊपर से देख रहे हैं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हो गया आइडियल वेक्टर। तो यहां पर इस फोर्स को एक नाम दे देते हैं। यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा BC आर्म पे, वो फोर्स होगा लेट्स से F2। तो F2 का डायरेक्शन देखें क्या होना चाहिए। हमें पता है कि करंट इंटू लेंथ एज वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है फोर्स। तो फिर इस फिगर में देखें करंट इंटू लेंथ एलिमेंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पता करेंगे। अर्थात राइट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हम अगर उंगलियों को मोड़ के रखते हैं राइट हैंड के, तो हमारा थंब जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। राइट हैंड रख के देखें पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, आप पाएंगे कि ये जो फोर्स होगा उस फोर्स का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। BC आर्म में जो फोर्स अप्लाई होगा वो नीचे की तरफ होगा। हमने इसे नाम दिया था F2। उसी तरह से, उसी लॉजिक से आप पाएंगे कि AD आर्म में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा AD आर्म से ऊपर की तरफ। ये लेट्स से ये है F4। अब F2 और F4 देखें एक ही लाइन में एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के कारण कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। फिर भी हम यह पता लगा लेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का। इस केस में F3 एज वेक्टर, इसे हम कह सकते हैं करंट इंटू लेंथ। किसका लेंथ? BC का लेंथ। तो BC का लेंथ कितना है? BC का लेंथ है B, तो IB एज वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल लेटर B, ये हो गया फोर्स। तो हम इससे आगे कह सकते हैं कि जो फोर्स बन रहा है F3, उसका मैग्नीट्यूड होगा I स्मॉल लेटर B इंटू कैपिटल लेटर B इंटू साइन ऑफ अल्फा। यही तो एंगल बन रहा है IL और B के बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच। यहां पर देखें ये अल्फा है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और हमें पता है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। यहां पर हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। उसी तरह से ये जो चौथा फोर्स होगा F4, उसका डायरेक्शन जो कि है ऊपर की तरफ, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। आप अप्लाई करके देख ले ये फॉर्मूला, ये होगा I स्मॉल लेटर B इंटू कैपिटल लेटर B इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो टॉर्क अप्लाई होगा इस रेक्टेंगुलर लूप पे, वो टॉर्क
सिर्फ F1 और F3 के कारण होगा। तो इसी फिगर को मैं थोड़ा बड़ा और थोड़ा क्लियरली ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड B और ये था AD आर्म, यहां पर पॉइंट D था, यहां पर पॉइंट A। फोर्स जो अप्लाई हो रहा था पॉइंट A पे नीचे की तरफ F1, जिसका मैग्नीट्यूड हमने पता किया है यहां पर ILB, और इस D पॉइंट से जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो हो रहा था F3, उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही। तो मैं यहां फिर से लिख लेता हूं कि F1 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, जो कि है I इंटू L इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल लेटर B, उसका मैग्नीट्यूड। यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं हम लोग, ये जो AD आर्म आपको दिख रहा है उसका लेंथ कितना, इस AD आर्म का लेंथ कितना, जो कि ये लेंथ है, ये बराबर है इस लेंथ के, जो कि बराबर है B के। सो हम यहां पर लिख लेते हैं ये जो लेंथ है A से लेके D तक, ये है B, स्मॉल लेटर B। अब हमें टॉर्क पता करना है, तो टॉर्क जैसे कि हमें पता है ये होता है ड्यू टू टू फोर्सेस, ये होता है दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तब जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है F1 और F3 का। सो ये होगा इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं हम, तो ये पॉइंट लेट अस से दैट इज N। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 और F3 के बीच जो होगा वो होगा AN। अब कुछ चीजें और लिख लेते हैं, यहां पर ये जो लूप का डायरेक्शन वो कुछ इस डायरेक्शन में था और ये एंगल था थीटा। तो फिर हम कह सकते हैं चूंकि ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा और ये एंगल है 90 डिग्री का, तो ये एंगल होगा थीटा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो जब एंगल ADN, ये वाला एंगल अगर ये थीटा हुआ और AD जो कि हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, AND ट्राइंगल का, यहां पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर। सो AD जो कि हाइपोटेन्यूज है जिसका वैल्यू है स्मॉल लेटर B, और ये एंगल अगर थीटा हुआ तो फिर AN, ये लेंथ जो है ये होगा B इंटू साइन ऑफ थीटा, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर देख ले, अगर हम साइन ऑफ थीटा को इवेल्युएट करें इस ट्राइंगल में, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि है ये साइड, चलिए इसे नाम दे देते हैं x, तो ये साइड हो गया x डिवाइडेड बाय b हाइपोटेन्यूज। तो इससे आगे हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू b इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसी तरह से ये जो AN लाइन सेगमेंट है या पॉइंट A से पॉइंट N तक का जो डिस्टेंस है ये है b इंटू साइन ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं दोनों फोर्सेस F1 और F3 के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यह है b, स्मॉल लेटर b इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि टॉर्क ये बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा फोर्स, दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखें ILB है। सो ILB यह है फोर्स का मैग्नीट्यूड, चाहे F1 का हो या F3 का हो, इनटू इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, जो कि है स्मॉल लेटर b इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह है I इंटू L इंटू स्मॉल लेटर b इंटू कैपिटल लेटर B इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा I इंटू LB। ये क्या है देखें, ये अगर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, तो L इंटू B इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड। सो इंटू A, यहां पर A
इसका एरिया है, तो मैं यहां लिख लेता हूं कि इसका जो एरिया है इस रेक्टेंगुलर लूप का, ये है a। सो I इंटू a इंटू कैपिटल लेटर B इंटू साइन ऑफ थीटा। सो ये तो हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। इस एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है मानो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और जैसे कि हमें पता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो और साथ ही साथ जब हम किसी लूप में करंट और एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक खास टर्म मिलता है, और वो टर्म है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। सो हम कह सकते हैं यह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड I इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां पर देखें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये या तो m क्रॉस b होगा या b क्रॉस m होगा, तभी जब थीटा m और b के बीच का एंगल हो। तो क्या थीटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन होगा? देख लेते हैं। थीटा तो एंगल है इस लूप का जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर n कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उनके बीच का। और यहां ध्यान दें कि अगर I इंटू ए वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो तो a का जो डायरेक्शन होगा m का भी वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये I करंट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर इस लूप का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं यही जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो कि है n कैप, यही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर n का डायरेक्शन ये दोनों सेम है। तो हमें पता ये लगाना है कि ये जो टॉर्क है एज वेक्टर, क्या ये m क्रॉस b होगा या b क्रॉस m होगा? तो सबसे पहले देखें टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। सो टॉर्क का डायरेक्शन पता करना बड़ा आसान होता है कि जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, ये रोटेट तो ये इस डायरेक्शन में करेगा ना, तो जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा उस डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड को कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं इस सरफेस में, अर्थात स्क्रीन के सरफेस में आपको प्लेस करना है राइट हैंड को कुछ इस तरह से कि आपकी मुड़ी हुई उंगलियां वो इंडिकेट करे इसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, तो आपका थंब जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होगा टॉर्क का। तो यहां देखिए टॉर्क होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स। सो यहां टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा ये होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो देखिए m क्रॉस b और b क्रॉस m कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट आपको नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन देगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं? पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ दाहिनी हाथ के अर्थात राइट हैंड के मुड़ी हुई उंगलियां प्लेस करें। तो सबसे पहले इसे चेक कर लेते हैं, b क्रॉस m। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, m का डायरेक्शन ये, तो हमें उंगलियों को राइट हैंड के उंगलियों को ऐसे रखना है कि वो ये डायरेक्शन इंडिकेट करे। तो आप अगर ऐसे प्लेस करते हैं राइट हैंड के उंगलियों को तो आप पाएंगे कि आपका जो थंब है वो डायरेक्शन दिखाएगा नॉर्मली इनवर्ड्स। तो b क्रॉस m नहीं हो सकता है। अब m क्रॉस b देख ले, ऑब्वियसली ये तो होने वाला है ही। तो m क्रॉस b में आपको दाहिनी हाथ के उंगलियों को ऐसे रखना है कि ये इंडिकेट करे m से लेके b तक, और जो m और b के बीच जो छोटा एंगल है उसी तरफ आपको m से लेके b तक का डायरेक्शन पता करना है। एक दूसरा भी साइड है, दूसरा भी एंगल है m से लेके b तक, वो ये है, उसे हम कंसीडर नहीं करते, हम छोटे वाला एंगल को कंसीडर करते हैं, अर्थात यहां थीटा को कंसीडर करेंगे, 360 माइनस थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे। सो अब उंगलियों को इस डायरेक्शन में रखना है m से लेके b तक, ऐसे आपका जो थंब है
राइट हैंड को रखना है, तो राइट हैंड का जो थंब है वो कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, इस प्लेन में रख के देखें, आपको मिलेगा कि आपका जो थंब है वो नॉर्मली आउटवर्ड्स है। सो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस्ड विद मैग्नेटिक फील्ड।